तो आइए दोस्तों, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 वर्ब बेसिक्स के बारे में जाने थे, जहां हम लोग कैन का प्रयोग पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि मे, माइट और मस्ट का प्रयोग। मे, माइट और मस्ट का प्रयोग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मे, माइट और मस्ट का प्रयोग, सबसे पहले इसका प्रयोग हम पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। किस चीज़ को दर्शाने के लिए? पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है दोस्तों संभावना या अनिश्चितता। संभावना या अनिश्चितता। जहाँ पे भी हमको संभावना और अनिश्चितता को दर्शाना होता है वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों किसका? तो मे का, माइट का और मोस्ट का। मे का, माइट का और मोस्ट का। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि मे का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट में होता है और मे का प्रयोग जो होता है वो फ्यूचर में होता है। मे का प्रयोग जनरली पास्ट टेंस में नहीं किया जाता है। माइट का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग भी तीनों में होता है, लेकिन मे का प्रयोग कभी पास्ट टेंस में नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों सेंटेंस दिया हो, जैसे सेंटेंस दिया हो, मे में पहला रूल देखते हैं। देखिए पहला रूल क्या कह रहा है कि मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग, मे का जो प्रयोग है वो संभावना और अनिश्चितता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुनाइट का मतलब क्या होगा कि आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है दोस्तों। एक वर्ड है इसमें टू नाइट, टू और क्या? नाइट। टू नाइट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आज रात। आज रात को ही हम लोग बोलते हैं टू नाइट। अब एक बात समझिए दोस्तों, रात का इंग्लिश तो नाइट होता है और आज का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? टुडे होता है। टुडे मीन्स क्या होता है? आज, और नाइट मीन्स होता है रात। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं दोस्तों? तो टू नाइट लिखते हैं। शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग टू नाइट। तो टू नाइट का मतलब होगा, टू नाइट का अर्थ होगा आज रात। आज रात। तो जैसे आज वर्षा हो सकती है तो इट मे रेन टू नाइट होगा। यहाँ मे का प्रयोग संभावना को दर्शाने के लिए करते हैं। सम अदर सेंटेंस को लेते हैं दोस्तों, जैसे वह कल आ सकती है तो सी मे कम टुमारो हो जाएगा। वे लोग कल आ सकते हैं, दे मे कम टुमारो हो जाएगा। वह परीक्षा पास कर सकती है, संभावना है, तो सी में पास द एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब रूल सेकंड की बात करते हैं कि मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तुम अधिक दिनों तक जीवित रहो, ये मेरी इच्छा है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों 6 तरह के होते हैं, जिसमें आपका असर्टिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, इंपरेटिव आता है, ऑप्टेटिव आता है, एक्सक्लामेटरी आता है, इम्फैटिक आता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं इसको आप समझिए। ये सेंटेंस का दोस्तों चौथा काइंड्स होता है। क्या नाम है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसका हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में हम क्या करते हैं? तो ऐसा सेंटेंस जिससे विश का बोध होता है। किसका बोध होता है? विश। विश का मतलब इच्छा या शुभकामना। जिससे ब्लेस का बोध होता है, आशीर्वाद या दुआ होता है। जिससे प्रे का बोध होता है, प्रे मीन्स होता है दोस्तों प्रार्थना। और जिससे कर्स का बोध होता है, कर्स मीन्स होता है अभिशाप। तो जिस वाक्य से इच्छा का, आशीर्वाद का, दुआ का, प्रार्थना का या अभिशाप का बोध होता है, उस वाक्य को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। उस वाक्य को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम अधिक दिनों तक जीवित रहो। और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि मे यू गेट सक्सेस। मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो, ये मेरी क्या है? इच्छा है। गेट सक्सेस और एक्सक्लामेशन का चिन्ह होता है। तो मे यू गेट सक्सेस जो है, तुम सफल हो, ये मेरी इच्छा है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड सेव यू। मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड
गॉड में जी कैपिटल होता है, मे गॉड सेव यू, सेव यू, एक्सक्लामेशन का चिन्ह होगा लास्ट में दोस्तों, मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जैसे अगर कहें मे ही डाई, भगवान करे वो मर जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, श्राप दे रहे हैं। तो जहाँ अभिशाप का बोध होता है वहाँ पे मे का प्रयोग किया जाता है। और रूल भी होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के शुरुआत में हमेशा मे लगता है। आपको एग्जाम में दोस्तों दे देगा, जैसे डॉट 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 दे देगा और दे देगा, जैसे दे देगा दोस्तों डॉट 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 और दे देगा गॉड सेव यू, सेव यू, और आपको लास्ट में एक्सक्लामेशन का चिन्ह देगा। तो याद रखिएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें लास्ट में क्या लगा हो, एक्सक्लामेशन लगा हो, उसमें हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रयोग करेंगे मे का, यानी मे गॉड सेव यू, भगवान आपकी क्या करे, रक्षा करे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज में कह रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहेंगे, ऐसा क्लॉज दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज समझिए क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो डैट से शुरू होता है, सो डैट से शुरू होता है, जो इन ऑर्डर डैट से शुरू होता है, उस क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहेंगे दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। जो भी सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू होंगे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा पहचान यही है कि कंजंक्शन से शुरू होगा तो वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज की सबसे बड़ी पहचान ये कि ये कंजंक्शन से शुरू होता है। जैसे सेंटेंस दिया हो दोस्तों कि वी ईट सो डैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सकें। वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह डॉक्टर बन सके, यानी सी वर्क्स हार्ड सो डैट सी मे बी ए डॉक्टर। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं ताकि अंग्रेजी सीख सकें, तो वी कम हेयर सो डैट वी में लर्न इंग्लिश। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जहाँ भी डैट हो या फिर सो डैट हो, डैट हो सो डैट हो, या फिर इन ऑर्डर डैट हो, इन ऑर्डर डैट हो दोस्तों, ये कंजंक्शन होता है। और इस कंजंक्शन के बाद डैट सो डैट इन ऑर्डर डैट के बाद जो सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमेशा मे का प्रयोग किया जाता है, मे प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। और डैट सो डैट इन ऑर्डर डैट का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है ताकि। जैसे हम लोग खाते हैं ताकि जी सकें, वी ईट सो डैट वी मे लिव, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सकें, तो वी ईट सो डैट वी में लिव। तो डैट सो डैट के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें मे का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों कि माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी और मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि मे, माइट और मस्ट का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। और पॉसिबिलिटी को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी किसे कहेंगे, मोर पॉसिबिलिटी किसे कहेंगे। मोर पॉसिबिलिटी और लेस पॉसिबिलिटी में क्या अंतर है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि बारिश होने की संभावना है, घाटा घनघोर है, बिल्कुल काला बादल सा छाया हुआ है, अब नहीं तो तब बारिश हो सकती है, तब वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, जहां पे अधिक से अधिक संभावना हो, मतलब 99% संभावना हो, तब वहां पे हम लोग मोर पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ज्यादा संभावना के लिए मोर लगाते हैं। जैसे कोई लड़का टैलेंटेड है जिसको आप बहुत नजदीक से जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वह परीक्षा पास कर सकता है, ही मे पास द एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा है जो पढ़ने पे उतना ध्यान नहीं देता है, तो आप कहते हैं कि ही माइट पास द एग्जामिनेशन। अगर उस चीज को आप देखते हैं, अगर बच्चे की इंटेलिजेंसी को आप देख रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा टैलेंटेड है। जब मोर, अगर कोई व्यक्ति मोर इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट लड़का है, तो आप बोल सकते हैं कि ही
मे का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा संभावना होगी वहाँ पे मे, और जहाँ पे कम संभावना होगी वहाँ माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वे लोग आ सकते हैं, अगर संभावना ज़्यादा है तो दे में कम होगा, अगर संभावना कम है तो दे माइट कम होगा। तो वे लोग आ सकते हैं दोस्तों, इसका दोनों ट्रांसलेशन सही है। वे लोग आ सकते हैं तो दे में कम भी हो सकता है, दे में कम और दे माइट कम। तो माइट का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां आने की संभावना क्या हो? कम हो। तो आने की संभावना कम हो तो क्या लगेगा? माइट। आने की संभावना ज्यादा हो तो क्या लगेगा दोस्तों? मे। तो अधिक संभावना के लिए क्या लगता है? मोर पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। और लेस पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा कि पॉसिबिलिटी दो तरह का होता है, एक लेस पॉसिबिलिटी होता है, एक लेस पॉसिबिलिटी है और एक मोर पॉसिबिलिटी है। मोर पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगेगा दोस्तों? मे लगेगा, और लेस पॉसिबिलिटी को के लिए क्या लगेगा? माइट लगेगा। अब देखिए अगला सेंटेंस कह रहा है कि अगर संभावना बहुत अधिक हो, अगर संभावना बहुत अधिक हो तब आप वहां पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब अगर कहें कि हम लोग एक दिन अवश्य मरेंगे, ये सर्टिनिटी है, यानी कि जो सबसे ज्यादा संभावना होती है, जैसे ही मस्ट बी वेरी रिच, वह एक ना एक दिन बहुत धनी होगा, अवश्य धनी होगा, संभावना ज्यादा हो तब वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज वर्षा जरूर होगी तो इट मस्ट रेन टुडे होगा, कल वह अवश्य आएगी तो सी मस्ट कम टुमारो होगा। मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? जहां पे बहुत अधिक संभावना होती है। बहुत अधिक संभावना हो तो क्या लगेगा दोस्तों? मस्ट लगेगा। जैसे वह अवश्य परीक्षा पास कर सकता है तो ही मस्ट पास द एग्जामिनेशन, वह कल अवश्य आएगी तो सी मस्ट कम टुमारो। ऐसा वाक्य जिसमें अधिक से अधिक संभावना होता है उसमें हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मोस्ट और मस्ट में अंतर होता है, एक मोस्ट होता है और एक मस्ट होता है। तो मस्ट और मोस्ट में अंतर समझिए। मस्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मस्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मोस्ट जो है दोस्तों वो एडवर्ब है। जैसे अगर कहें कि वह एक बहुत सुंदर लड़की है तो सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होगा। तो मोस्ट का प्रयोग होता है बहुत, और मस्ट का प्रयोग होता है दोस्तों अवश्य। जहां पे संभावना ज्यादा होती है या कोई काम अवश्य हो सकता है, सर्टिनिटी की बात होती है, तो वैसे वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि जहां पे यस नो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है यस और नो सेंटेंस, जिसका जवाब हम या तो यस में देते हैं या तो नो में देते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं यस नो सेंटेंस। तो इसमें नियम होता है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम कहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। और क्या करने के लिए? परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन दोनों देने के लिए, दोनों वाक्य में हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हो दोस्तों, जब भी आपको कहीं आना होता है या जाना होता है तो आप क्लास में होते हो तो आप टीचर से परमिशन लेते हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप क्या कहते हो? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे कम इन लिखा गया है, आप कमिंग मत समझिएगा, कमिंग अगर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। कमिंग नहीं होता है, कम इन होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो आप क्या लिखेंगे? मे आई गो आउट सर। क्या लिखेंगे? मे आई गो आउट, और क्या लिखेंगे? सर। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो जहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जहां पे आपको परमिशन लेना होता है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हियर। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पे आपको विनम्रता पूर्वक क्या करना होता है? किसी व्यक्ति से परमिशन लेना होता है। आप परमिशन भी बोल सकते हैं दोस्तों, परमिशन भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब समझ रहे हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट का हिंदी होता है विनम्र आग्रह। तो जहां पे आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है, विनम्र आग्रह करना होता है, विनम्रता दिखाना होता है, तो वैसे सेंटेंस में विनम्रता को दिखाने के लिए दोस्तों हम प्रयोग करते हैं किसका? मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? मे आई कम इन सर। क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर? मे आई गो आउट सर। कह रहा है कि मे एवं माइट के साथ
पॉसिबली तक एवं लाइकली का प्रयोग न करें, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। आप कभी भी जब मे का प्रयोग कीजिए तो पॉसिबली का प्रयोग नहीं कीजिए। जैसे वी मे पॉसिबली कम टुमारो, हम लोग संभवतः कल आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पॉसिबली का जो प्रयोग है, ये जो पॉसिबली का आप प्रयोग कर रहे हैं, पॉसिबली का मतलब क्या होता है? संभवतः होता है। तो पॉसिबली अगर आप लिख रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि पॉसिबली का प्रयोग गलत होगा, क्योंकि मे जो है ये पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए ही यूज होता है। इसलिए मे के साथ कभी भी या विल के साथ कभी भी आप पॉसिबली का यूज न करें। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे शैल और विल का प्रयोग। जनरली दोस्तों शैल और विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। और फ्यूचर टेंस तो आप जानते ही हैं कि फ्यूचर टेंस का तीसरा प्रकार होता है, जिसको हिंदी में भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल को ही फ्यूचर टेंस कहा जाता है। और आप जानते हैं कि भविष्यत काल के अंत में क्या होता है? गागे गी होता है। गागे गी को हम लोग कहते हैं भविष्यत काल। और दोस्तों इसमें या तो शैल का प्रयोग होता है, या तो शैल का प्रयोग होता है, या फिर विल का प्रयोग होता है। इसमें दो ही तरह का वर्ब लगता है, या तो दोस्तों शैल लगता है या तो विल लगता है। यही हमको समझना है कि कहाँ शैल लगता है, कहाँ विल लगता है। बहुत आसान है दोस्तों, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा, बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन में समझते हैं क्या क्या आता है? आप समझ लीजिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट आता है, आई को और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मैं और हम लोग या हम सब, ये फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे दोस्तों वाक्य दिया हो कि आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, एंड ही विल कम विद मी, और वह मेरे साथ आएगा। तो दोस्तों जहाँ भी सब्जेक्ट आई हो और सब्जेक्ट वी हो तो वहाँ संभावना को दर्शाने के लिए शैल लगता है। और बाकी जो भी सब्जेक्ट हो, आई और वी को छोड़ करके ही, सी, इट और दे दिया हो, तो उन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बाकी के साथ विल लगता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और बाकी के साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या क्या है दोस्तों? आई और वी होता है। और फ्यूचर टेंस की किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए, ऐसा कार्य अथवा घटना जो आने वाले समय में होगा, वैसे सेंटेंस में हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, और ही विल कम विद मी, और वह मेरे साथ आएगा। तो याद रखिएगा कि जहाँ भी फर्स्ट पर्सन आता है, आई और वी आता है, उसके साथ शैल आता है। और जहाँ पे थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन रहता है वहाँ पे विल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सेकंड पर्सन समझिए क्या होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है दोस्तों? यू होता है। और थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है? तो ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाम जो होता है, कोई भी नाम, एनी नेम जो होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? विल, और बाकी के साथ शैल लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे शैल आई गो, क्या मैं जाऊं? विल आई गो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शैल का प्रयोग संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। नोट में एक बात याद रखेंगे दोस्तों, नोट क्या कह रहा है कि नोट में याद रखेंगे कि शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के साथ, के सब्जेक्ट के साथ, मतलब यू के साथ, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही, सी, इट और दे को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जहाँ कमांड दर्शाना हो, कमांड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कमांड का अर्थ होता है आदेश। जहाँ पे आपको प्रॉमिस दर्शाना होता है, प्रॉमिस मीन्स दोस्तों वादा। जहाँ पे आपको थ्रेट दर्शाना होता है, धमकी। जहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, मैं करूंगा तो करूंगा, मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन करूंगा तो करूंगा। कंपल्सन, अनिवार्यता को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि कभी कभी वाक्य में जब आई और वी आता है तो इसके साथ विल लगता है। क्या लगता है? विल लगता है। और कभी कभी आप देखे होंगे कि जहाँ पे यू आता है या ही आता है या फिर सी आता है तो वहाँ पे दोस्तों आप देखे होंगे कि शैल लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बहुत ही आसान शब्द में आपको बताता हूँ दोस्तों, कि जहाँ पे वाक्य में, हिंदी वाक्य में जहाँ पे गागेगी हो और उस वाक्य में अवश्य लगा हो, या क्या लगा हो? जरूर लगा हो, या फिर एकदम लगा हो, ये दोस्तों निश्चितता को दर्शाता है, ये सर्टेनिटी को दर्शाता है, श्योरिटी को दर्शाता है। तो जहाँ सर्टेनिटी का बोध होता है, जहाँ अवश्य
का अर्थ निकलता है दोस्तों, वहां सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, किस पर्सन के साथ, तो सेकंड पर्सन के साथ एंड किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, शैल का प्रयोग करेंगे। आप तो समझ रहे हैं सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई नाम आता है। जैसे अगर कहें कि यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुम शीघ्र यह रूम क्या कर दोगे, खाली कर दोगे, ऐसा मेरा क्या है, आदेश है। यानी कि जो रूम ऑनर है वो कमांड कर रहा है रेंटर को, माने जो किराया पे रह रहा है व्यक्ति, उसको कह रहा है, कमांड कर रहा है कि यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुम शीघ्र जो है वो क्या कर दोगे, रूम खाली कर दोगे, क्योंकि तुम टाइम टू टाइम जो है भाड़ा नहीं देते हो, रेंट नहीं देते हो, इसलिए शीघ्र से शीघ्र जो है तुम इस रूम को क्या कर दो, खाली कर दो। दोस्तों अब देखिए यहां पे कमांड कर रहा है, जो रेंटर है वो कमांड कर रहा है, रेंटर को कमांड कर रहा है कौन, ऑनर जो है वो कमांड कर रहा है। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, सेकंड सेंटेंस में कह रहा है दोस्तों प्रॉमिस। प्रॉमिस का अर्थ होता है प्रतिज्ञा या वादा। जैसे यू शैल बी अवार्डेड, तुमको जरूर पुरस्कृत किया जाएगा, चिंता मत करो, वादा है, प्रतिज्ञा है। आई विल हेल्प यू कम वाट में, कम वाट में जो है एक फ्रेज है दोस्तों, कम वाट में, जिसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और कोई करे या ना करे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, इसके लिए निफिक्र रहो, ये मेरी वादा है, ये मेरी तुमसे प्रतिज्ञा है। अब देखिए दोस्तों थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी, धमका दीजिए कहीं पे। जैसे आई विल पनिश यू, मैं तुमको जो है पनिश करूंगा, मैं तुमको पनिश करूंगा, मैं दंडित करूंगा। या आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा, जान से मार दूंगा। ये क्या कर रहे हैं, धमकी कर रहे हैं। आई विल बीट यू वन डे, मैं तुमको एक दिन अवश्य पीटूंगा। वी विल बीट यू वन डे, हम लोग तुम्हें एक दिन अवश्य पीटेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, धमकी। थ्रेट का हिंदी क्या होता है, धमकी। जहां पे धमकी या चेतावनी दिया जाता है दोस्तों, वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, विल का, जहां पे फर्स्ट पर्सन रहेगा। डिटर्मिनेशन को दर्शाने के लिए, डिटर्मिनेशन माने होता है दोस्तों दृढ़ संकल्प। जैसे डिटर्मिनेशन में कह रहा है कि आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं वादा करता, मतलब कि मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा और अच्छा मार्क्स जो है प्राप्त करूंगा, इसके लिए मैं वादा, दृढ़ संकल्प लेता हूं। कंपल्सन का मतलब होता है दोस्तों अनिवार्यता, कंपल्सन माने अनिवार्यता। यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, यानी मीटिंग के समय जो है तुम यहां उपस्थित रहोगे, ये अनिवार्य है। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम समाप्त कर दूंगा, ये अनिवार्य है। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम मुझे यह समाप्त करना होगा, ये अनिवार्यता है। मुझे यह कार्य समाप्त करना होगा, ये अनिवार्यता है। तो जहां पे दोस्तों, जहां पे अवश्य का बोध होता है, जरूर का बोध होता है, वहां पे आई और वी के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ अवश्य का बोध होने पर विल लगता है, और बाकी के साथ किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तो बाकी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट अस या लेट्स से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग होता है। ऐसा वाक्य जो लेट अस से शुरू हो या लेट्स से शुरू हो, या दोस्तों समझिए कि लेट अस जो होता है, लेट अस, इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है लेट्स। तो जो भी लेटस या लेट्स दिया हो एक ही बात है। तो लेट और लेटस दिया हो तो क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग समझ रहे हैं, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्नगांठ, और इसमें हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये कॉमा के बाद लगता है। जैसे वाक्य दिया हो सेंटेंस, लेट अस डांस टुगेदर, आओ एक साथ नाचे ना, आओ एक साथ नाचे ना। सेंटेंस देखिए, रूल नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, कह रहा है कि लेट अस और लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इसमें क्वेश्चन टैग के रूप में शैल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा कि लेट अस को बदल दिया जाता है दोस्तों वी में, और वी के साथ फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, शैल। तो क्वेश्चन टैग में शैल विल का प्रयोग, शैल वी का प्रयोग किया जाता है, ये कॉमा के बाद लगता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कह रहा है दोस्तों कि लेट अस डांस टुगेदर, यहाँ पे देखिए कॉमा के बाद क्या लगा है, शैल बी लगा है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। रूल नंबर 3 कह रहा है कि शैल का प्रयोग सजेशन देने के लिए, सजेशन का मतलब समझ रहे हैं, सुझाव, परामर्श
नसीहत, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं, जिसमें शैल विल का प्रयोग पहले आ जाए या वाट लग जाए, वैन लग जाए, वैसे उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे? शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे? तो यहाँ पे शैल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है। अगर पास्ट टेंस हो दोस्तों, अगर पास्ट टेंस का प्रयोग हो तो वहाँ विल नहीं लगता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड और शुड का प्रयोग किया जाता है। जब पास्ट टेंस आ जाएगा तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। याद रखिएगा कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। तो विल और वुड, शैल और शुड वो पास्ट टेंस में लगता है। जैसे ही सैड दैट, ही ईज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ही वाज कमिंग। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सैड है। रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन में आपको पढ़ना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो डैट के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो भी पास्ट टेंस में होता है। तो ये सब चीज़ आपको जो है हम लोग पढ़ेंगे, जो नरेशन पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ जानना है दोस्तों। अब एक बात समझिए कि वुड का प्रयोग और शुड का प्रयोग, शुड और वुड का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विल जो है इसका पास्ट फॉर्म दोस्तों होता है वुड। विल का पास्ट फॉर्म वुड। और जो शैल है इसका पास्ट फॉर्म होता है दोस्तों शुड। शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? शुड। तो शैल का पास्ट फॉर्म शुड और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि कहाँ वुड लगता है और कहाँ शुड लगता है। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए, पास्ट हैबिट माने बीता हुआ जो आदत था उसी को पास्ट हैबिट कहते हैं। तो पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए क्या लगता है दोस्तों? वुड लगता है। अब देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए कि सेंटेंस दिया है दोस्तों, जैसे में देखिए कह रहा है कि आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, यानी कि मेरी आदत थी कि मैं बस से स्कूल जाया करता था। मतलब मैं स्कूल किससे जाता था? बस से जाता था। कौन सी घटना है? पास्ट घटना है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? वुड का प्रयोग किया जाता है। अब रूल सेकंड देखते हैं दोस्तों, वुड का प्रयोग प्रीफरेंस को दर्शाने के लिए। प्रीफरेंस का समझ लेते हैं। ये प्रीफरेंस का अर्थ जो होता है ना दोस्तों, अब पसंद या प्राथमिकता होता है। पसंद या प्राथमिकता होता है, मतलब कि दो काम में से एक को पसंद करते हैं, एक को पसंद नहीं करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कि वुड के साथ ही रेदर का प्रयोग किया जाता है। वुड रेदर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जहां पे दो चीज में से आप एक चीज को पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं, तो प्रीफर से ही आपका प्रीफरेंस बना है। प्रीफरेंस को दर्शाने के लिए, पसंद या प्राथमिकता को, चॉइस को, पसंद को, चुनाव को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा, वैसे ही सेंटेंस दिया है कि ही वुड रेदर डाई देन बेग, कि वह भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। मतलब कि भीख नहीं मांगेगा, मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। जैसे कि आई वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। यानी वुड के साथ, रेदर के साथ, किसके साथ दोस्तों? रेदर के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कभी भी क्या लगता है? वुड लगता है। और वुड रेदर का प्रयोग हम पसंद को दर्शाने के लिए करते हैं। मतलब दो में से एक को जब आपको प्रीफर करना होता है, अधिक जिस चीज को हम पसंद करते हैं, तो उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही होप दैट ही विल पास नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा दोस्तों? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, होप में क्या लगा है? ईडी लगा है। तो होप्ड है, ये क्या है? V2 है। तो V2 माने सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में कभी विल लगेगा, पास्ट टेंस में कभी विल नहीं लगता है। विल का प्रयोग या तो प्रेजेंट टेंस में होता है या तो फ्यूचर टेंस में होता है। और वुड के साथ हमेशा क्या लगता है? V1 लगता है। तो याद रखिएगा कि अगर कंजंक्शन के पहले अगर पास्ट टेंस हो तो कंजंक्शन के बाद भी पास्ट टेंस होता है। ऐसा नियम होता है कि कंजंक्शन के बाद भी कौन सा टेंस रहेगा? पास्ट टेंस रहेगा। अगर जनरल सेंटेंस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट नहीं हो या हैबिचुअल एक्शन नहीं हो, तब ये कंडीशन लागू होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि ही होप दैट ही वुड पास होगा। अब विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए विल का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V2 दिया है। V2 माने होप माने आशा या उम्मीद करना, और होप्ड क्या है? V2 है। तो V2 जब रहेगा तो क्या लगेगा? वुड लगेगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, जैसे रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर वाक्य का आरंभ पास्ट टेंस से हो तो वाक्य के आगे पास्ट टेंस में ही रहेगा। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो ही होप दैट ही वुड पास होगा, ना कि ही विल पास होगा। अब देखिए रूल नंबर 4 में कह रहा है कि वुड
यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस भी सही है। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मतलब मैं पैदल आता था। और वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, और आने से पहले हम लोग घंटों घंटों खेला करते थे। तो देखिए दोस्तों, यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, याद रखिएगा, यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। इसके बाद आपका वुड का प्रयोग भी पास्ट टेंस में होता है, और फिर V2 का प्रयोग भी पास्ट टेंस में होता है। तो जब भी अगर किसी कंजंक्शन के पहले पास्ट टेंस दिया हो तो याद रखिएगा कंजंक्शन के बाद भी पास्ट टेंस ही लगता है। अब देखिए रूल नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहे वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट टेंस के कोरी कल्पना को दर्शाने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों कि कोरी कल्पना किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि जो भी वाक्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखना है कि आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड, डैट जो होता है, इससे अगर कोई वाक्य शुरू होता है, इससे कोई वाक्य जो शुरू होता है दोस्तों, तो इसके बाद आने वाले सेंटेंस में, इसके बाद जो सेंटेंस आते हैं उसमें वुड लगता है। याद रखिएगा कि जो भी वाक्य इससे शुरू होगा, किससे? तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं इसको, आई विश से, एज दो से, इफ से, एज इफ से, वुड डैट से, इसके बाद आने वाले सेंटेंस में क्या लगेगा दोस्तों? वुड लगेगा। जैसे देखिए इस सेंटेंस को, इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ती। अगर मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। जहाँ पे दोस्तों हिंदी में वाक्य अगर से शुरू होगा या काश से शुरू होगा, और जिसमें कोरी कल्पना का बोध होगा, जो कभी पॉसिबल नहीं हो, इम्पॉसिबल हो, जो कभी संभव नहीं हो। जैसे अगर आप कहें कि काश मैं राजा होता, इफ आई वेयर ए किंग, तो मैं प्रजा की सेवा करता, आई वुड सर्व द सब्जेक्ट्स। तो देखिए दोस्तों, जहां पे भी कोरी कल्पना करेंगे, काश मैं एसपी होता तो तुम्हें गिरफ्तार करता, इफ आई वेयर एन एसपी आई वुड अरेस्ट यू। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इफ से, इफ से, एज दो से जो वाक्य शुरू होते हैं, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जो भी यहाँ पे देखें, मैंने सर्किल कर दिया कि आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड, डैट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, उसके बाद आने वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं, जो भी सेंटेंस आएगा। जैसे दोस्तों देखिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? रूल नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, रूल नंबर 6 कह रहा है कि वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच दिया है। डायरेक्ट स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, देखिए यहाँ पे ही विल गो देयर इन्वर्टेड कमा के अंदर है ना, इसलिए इस स्पीच को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और नीचे वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों, क्योंकि ये इन्वर्टेड कमा के कहाँ आ गया? बाहर आ गया। तो जो बाहर आता है इनडायरेक्ट स्पीच, और जो अंदर होता है डायरेक्ट स्पीच होता है। नारेशन का यहाँ पे प्रयोग है, स्पीच और नारेशन एक ही बात होता है। अब एक बात समझिए, जैसे इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस कह रहा है कि ही सैड ही विल गो देयर, उसने कहा कि वह वहाँ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? ही है तो ही, सैड है तो सैड। कमा इन्वर्टेड कमा हटाते हैं दोस्तों, कमा इन्वर्टेड कमा जब हटाते हैं ना, तो नारेशन में डैट लगाते हैं। ये नियम होता है, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले डैट लगाते हैं। और यहाँ पे पर्सन जो है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो थर्ड पर्सन में आप समझ लीजिए कि ही, सी, इट को थर्ड पर्सन कहते हैं। चूँकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ही जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ये क्या होता है दोस्तों? नो चेंज होता है। तो देखिए यहाँ इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ही सैड, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए डैड, ही है तो ही। विल के पास्ट फॉर्म क्या होते हैं? विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, तो वुड गो देयर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें रूल नंबर 6 की बात किया दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 7 क्या कह रहा है। रूल नंबर 7 कह रहा है वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाना होता है, तब वहाँ वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी, क्या आप यहाँ बैठेंगे? वुड यू सिट हेयर। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? वुड यू हेल्प मी। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो देयर। ऐसा सेंटेंस जो होता है इसमें वुड लगता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि
प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, जहाँ पे अगर कहें कि वह सोया होगा तो ही वुड बी स्लीपिंग, वह सोया होगा, वह पढ़ रहा होगा तो ही वुड बी रीडिंग। ऐसा सेंटेंस जिसमें संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो, उसमें वुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 9 कह रहा है कि वुड का प्रयोग विश को दर्शाने के लिए किया जाता है। आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप कंट्री सून। मैं चाहता हूँ कि भारत एक बहुत ही विकसित देश बन जाए। हम सभी चाहते हैं, हम सभी भारतवासी हैं, सब लोग हम लोग चाहेंगे। वुड लाइक का प्रयोग विश को दर्शाने के लिए किया जाता है। जहाँ पे चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे रहता है, वहाँ वुड लाइक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक, दोस्तों देखिए, आई वुड लाइक टू टॉक द मैनेजर, मैं मैनेजर से बात करना चाहूँगा, मैं मैनेजर से बात करना चाहूँगा। चाहूँगा या पसंद करूँगा, जैसे अब मैं जाना चाहूँगा, नाउ आई वुड लाइक टू गो हो जाएगा। हम लोग यहाँ रहना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू लिव हेयर हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, शुड जो है इसका प्रयोग, अभी हमने आपको बताया कि शैल का ही पास्ट टेंस क्या होता है, शैल का ही पास्ट टेंस होता है शुड। अब देखिए दोस्तों, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, इसका प्रयोग भी सजेशन के लिए किया जाता है। सजेशन समझ रहे हैं, सलाह जहाँ पे हम लोग को देना होता है। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, अंग्रेजी के बिना कुछ होने वाला नहीं है। आगे कोई भी प्रिपरेशन कर लीजिए, अंग्रेजी नहीं रहेगा तो एक त्रास रहेगा, प्यास रहेगा। इसलिए प्यास को बुझाना है तो जल्दी आ जाइए, ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, शुड का प्रयोग कह रहे हैं, शुड का प्रयोग सजेशन माने सलाह, परामर्श दर्शाने के लिए किया जाता है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। यू शुड नॉट, जैसे सजेशन कह रहा है दोस्तों कि यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर से विचार विमर्श लेना चाहिए। जैसे यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, आपको सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड नॉट गिव ए नाइफ ए चाइल्ड टू प्ले विद, आपको बच्चों को चाकू देने के लिए, बहुत सब महतरिया होती है, सब कुछ दे देगी क्या करने के लिए, तो खेलने के लिए। ये नहीं समझेगी कि बच्चा जो है अपने काट कूट लेगा, उसको क्या पता है, वो तो बच्चा है। तो याद रखिएगा, सजेशन देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग, रूल सेकंड क्या कर रहा है दोस्तों, रूल सेकंड कर रहा है कि शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, दूसरे गलती पर तो सब लोग हंसता है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, आपको उसकी गलती पे नहीं हंसना चाहिए, आपको उसकी गलती पे नहीं हंसना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, आपको सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको समय पर दवा लेनी चाहिए। जहाँ सलाह देते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद निगेटिव पर्पस को दर्शाने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। He ran fast lest he should miss the train, कह रहा है कि he ran fast lest he should miss the train। जैसे दोस्तों, जहाँ भी लेस्ट आएगा, लेस्ट का अर्थ होता है वरना। जैसे आप कहते हैं कि जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, तो आप बोल सकते हैं हरी अप। लेस्ट जो है ना, ये कंजंक्शन है दोस्तों, इसका अर्थ होता है वरना नहीं तो, वरना और नहीं तो, ये दो अर्थ होता है। लेस्ट का दो मीनिंग होता है, वरना या नहीं तो। किसका अर्थ दोस्तों, लेस्ट का। देखिए यहाँ पे लेस्ट दिया है ना, ये कंजंक्शन है। कह रहा है कि जैसे अगर कहें कि ठीक से चलो नहीं तो गिर जाओगे, ठीक से चलो नहीं तो गिर जाओगे, तो चलो तो वॉक, और ठीक से है तो केयरफुली, वॉक केयरफुली। लेस्ट माने नहीं तो गिर जाओगे, तो यू शुड फॉल, नहीं तो गिर जाओगे। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है दोस्तों, जिसमें लेस्ट रहता है, तो लेस्ट के बाद याद रखिएगा, लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका अर्थ नहीं तो या वरना होता है, और इसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन मॉडल लगता है दोस्तों, शुड लगता है। शुड को छोड़कर कोई अन्य। लेस्ट कहता है जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से, यानी लेस्ट के साथ कभी शुड लगेगा, दूसरा कोई मॉडल्स नहीं लगेगा। जैसे टेक केयर लेस्ट यू शुड फेल, यानी ध्यान दो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। फॉल माने गिर जाओगे। जैसे कह रहे हैं टेक केयर लेस्ट यू फॉल, माने ध्यान दो नहीं तो गिर जाओगे। तो लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आउट टू का प्रयोग। आउट जो है ना दोस्तों, ये एक थोड़ा सा अलग इसका कैरेक्टर है।
एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि आउट जहाँ भी आता है ना, ये अपने साथ इसको जरूर लेके आता है, कहता है बाबू तुम भी चलो साथ में। किसको? तो 2+V1 को। आउट के साथ हमेशा टू लगेगा, अगर आप टू नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलती आ जाएगा। जैसे देखिए आउट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब समझ रहे हैं, नैतिक कर्तव्य होता है। मोरल ऑब्लिगेशन ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ही आसान चीज़ है। नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य का जहाँ बोध होता है ना दोस्तों, जैसे हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, मतलब जो हमारा क्या है कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, उसमें आउट टू का प्रयोग किया जाता है। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जहाँ भी 2+V1 दिया हो ना, उसमें समझिए या तो आउट लगेगा या तो इसमें यूज लगेगा। ये दो चीज़ याद रखिएगा। सेंटेंस को देख लीजिएगा कि कौन सा सेंटेंस जो है यहाँ पे पास्ट का बोध कर रहा है या सलाह दे रहा है। सलाह दे रहा है तो आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो नैतिकता को दर्शाने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों मस्ट का प्रयोग, कह रहा है कि मस्ट जो है ना, मस्ट का प्रयोग क्या कह रहा है कि मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब समझ रहे हैं, बाध्यता होता है, अनिवार्यता होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं या परीक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, उनको स्याही से लिखना है, इंक से लिखना है। राइट इन इंक माने इंक से लिखना है, तो ये कंपल्सन है। जैसे आप देखिएगा दिया रहता है कि कैंडिडेट्स मस्ट नॉट यूज, जैसे क्या क्या होता है, वाइटनर होता है, ब्लेड होता है, एग्जाम वगैरह में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये कंपल्सन होता है, बाध्यता होता है। मस्ट का प्रयोग जो होता है फिक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा संभावना हो, जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, यानी कि इंडिया, भारत जो है अवश्य वर्ल्ड कप को जीतेगा, ऐसा क्या है संभावना है। जहाँ पे पक्का इरादा हो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और ड्यूटी को दर्शाने के लिए, ड्यूटी माने कर्तव्य, ड्यूटी माने दोस्तों क्या होता है, कर्तव्य होता है। जैसे तीसरा रूल क्या कह रहा है, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी एक सैनिक को, सैनिक सोल्जर है दोस्तों, सोल्डर नहीं है। सोल्जर और सोल्डर अलग अलग चीज़ होता है। एक सोल्डर होता है, सोल्डर का मतलब समझ रहे हैं, कांधा होता है, कांधा, ये शोल्डर है, ये सोल्जर है। एक सिपाही को देश के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है दोस्तों कि एक सिपाही को अवश्य देश के लिए लड़ना चाहिए। तो जहाँ भी दोस्तों अवश्य का बोध होगा, अवश्य चाहिए, तो जनरली शुड का और आउट टू का प्रयोग हम चाहिए के सेंस में करते हैं, लेकिन मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, एकदम चाहिए, जहाँ पे फिक्स्ड हो, सर्टेन हो, तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब यूज टू का प्रयोग देखिए, यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, यानी कि वह 10 बजे तक पढ़ा करता था, 10 बजे तक पढ़ा करता था। ये पास्ट की घटना है, पास्ट की हैबिट है। कह रहा है कि यूज टू और यूजेस टू का प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। डायरेक्ट V1 V5 लगा दीजिए, जैसे वह पढ़ा करता है तो ही रीड होगा, ना कि ही यूज और रीड होगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रेजेंट टेंस में यूज और यूजेज का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। प्रेजेंट रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए आप यूजेज का इस्तेमाल मत कीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए कि ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, यानी वह 10 बजे तक पढ़ता है और तब वह बिस्तर पर माने जाता है, माने सोने जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज टू लगता है दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस आएगा तो नॉट के बाद टू लगेगा। इंट्रोगेटिव आएगा तो तभी जो है लगेगा, यानी यूज जो है ना, ये टू को कभी छोड़ेगा नहीं, बक्सेगा नहीं, जहाँ जाएगा वहाँ लेकर के जाएगा। याद रखिएगा यूज्ड के साथ हमेशा टू लगता है, टू के बिना ये जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा ससुरा। ये टू के साथ ही आएगा, टू के बिना आ नहीं सकता है। अब देखिए दोस्तों डेयर और नीड, डेयर और नीड थोड़ा समझिए। डेयर नीड जो है ना दोस्तों, डेयर नीड थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि ये मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है, इसको अलग कर दिया गया। डेयर और नीड का मतलब समझ रहे हैं। डेयर का अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना। साहस करना, साहस करना का क्या होता है दोस्तों, डेयर होता है। हिम्मत करना का भी, हिम्मत करना या साहस करना,
हिम्मत करना या साहस करना, दोनों का अर्थ होता है डेयर। ये V1 होता है, और डी लगा दीजिएगा डेयर्ड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। एस लगा दीजिएगा तो V5 हो जाएगा। नीड का मतलब क्या होता है? नीड का अर्थ होता है जरूरत होना या फिर आवश्यकता होना, आवश्यकता होना, आवश्यकता होना, जरूरत होना और आवश्यकता होना। किसका अर्थ होता है दोस्तों? नीड का अर्थ होता है। नीड मतलब जरूरत होना या आवश्यकता होना। जहाँ पे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, वहाँ हम नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नीड, अगर यहाँ पे दिया हो आई नीड हेल्प हिम, आई नीड हेल्प हिम, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कीजिएगा ना तो ये गलत हो जाएगा। कभी इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर करते हैं तो उसका कंडीशन है दोस्तों। जैसे देखिए इसमें सेकंड एग्जाम्पल क्या कर रहा है, आई नीड टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करने की क्या है? आवश्यकता है। तो देखिए जब नीड के साथ 2+V1 आ जाए तो समझिए कि ये मेन वर्ब है। ये क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है। अगर 2 आ रहा है प्लस V1 आ रहा है तो मेन वर्ब है। अगर इसमें 2 नहीं आ रहा है तो समझिए हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आगे का एग्जाम्पल देखिए जिसमें आपको क्या नहीं दिया हो, जिसमें दोस्तों आपको नीड के साथ क्या दिया हो? नॉट दिया हो। जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है तो ही, या उसे जाने की ज़रूरत नहीं है तो ही नीड नॉट गो देयर, गो देयर। यहाँ पे देखिए देखो नीड के साथ क्या लगा है? गो लगा है। 2 भाग गया तो जब 2 भाग जाएगा डायरेक्ट गो आएगा तभी कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब, और जब गो के पहले 2 लगा रहेगा तब वो कहलाएगा नीड, कहलाएगा मेन वर्ब। जैसे देखिए पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे नीड के साथ क्या लगा है? 2 हेल्प लगा है। तो जहाँ 2 हेल्प रहेगा, 2+V1 रहेगा, वहाँ पे नीड कहलाएगा मेन वर्ब। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा मेन वर्ब। और जहाँ पे 2 हट जाएगा, जहाँ पे क्या हट जाएगा? 2 हट जाएगा, वहाँ पे ये कहलाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। यू शुड हैव वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था। तो शुड के साथ जब हैव लगेगा, हैव रहता है तो उसके साथ जब भी हैव लगेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। एक बात याद रखिएगा कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो और इसके साथ क्या लगा हो? हैव लगा हो, तो हैव के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर हैव नहीं हो तो क्या लगेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। जैसे अगर कहें कि तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो होगा, यू शुड गो होगा। हैव नहीं है तो देखिए शुड के साथ क्या लग गया? गो लग गया। लेकिन यही सेंटेंस दिया हो कि तुम्हें अवश्य जाना, तुम्हें जाना चाहिए था, तो यू के बाद हो गया शुड, और जाना चाहिए था पास्ट टेंस हो गया, तो शुड के साथ लग गया हैव, तो गो नहीं होगा, तब यहाँ गॉन होगा, गॉन होगा, GONE होगा। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म होता है, गॉन होगा। गो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कह रहे हैं कि डू का फॉर्म्स जो है इस प्रकार है, डू, डज, डिड और डॉन, और एक डूइंग होता है। आई डू माई वर्क, यहाँ डू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई डिड नॉट नो हिम, यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब है, और नो जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैव का फॉर्म्स इस प्रकार है, हैज, हैव, हैड होता है, और V4 हैविंग होता है दोस्तों। उसी तरह देखिए आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। हैव यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई हैव नॉट सीन हिम, यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है। और हैड का प्रयोग जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत समय से उसकी प्रतीक्षा करता रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। बी का फॉर्म्स देखिए दोस्तों, बी जो है ना ये क्या है दोस्तों? बी के फॉर्म्स को ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए बी के फॉर्म्स को समझिए, बी V1, V2, V3 और एक V4 और एक V5 होता है। तो बी क्या है? V1 है। अब बी का V2 क्या होता है दोस्तों? तो वाज और वेयर होता है। वाज वेयर क्या है? V2 है। अब बी का V3 क्या होता है दोस्तों? बीन होता है, ये V3 है। अब V4 क्या होता है दोस्तों? तब बी में ING जोड़िएगा तो क्या होगा? बीइंग होगा। ईज जो होता है ना, ई इसका V5 होता है। बी जो है ना, इसी बी में दो और वर्ब आता है। तो V1 देखिएगा, इसी बी में दो और वर्ब आता है। आपको बता दें कि इसी बी में एक आता है एम, एक होता है आर। एम और आर भी किसका फॉर्म है दोस्तों? बी का फॉर्म। ये तीनों जो है V1 है, एम भी, आर भी और बी भी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम दोस्तों मान लीजिए एक सेंटेंस लिखें कि वी आर